एवरीवन, मेरा नाम आफरीन अजमत है एंड वेलकम है आप सारे स्टूडेंट्स का अगेन मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड सेशन में। तो आज मैं आप सबको मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड पार्ट 4 यानी लेक्चर 4 कंप्लीट करवाने वाली हूं। लास्ट क्लास में मैंने आप सबको आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज पढ़ाई थी। लास्ट पूरा लेक्चर हमारा जो डेडिकेटेड था वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज कैसे फंक्शन करती है, मॉनेटरी पॉलिसीज रेपो रिवर्स रेपो के ऊपर बेस्ड था। और आज जो हम क्लास करने वाले हैं वो इसी का कंटिन्यूएशन है। आज की क्लास में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं एक बार आप सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो देख लो। तो आज की क्लास में सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आरबीआई के दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो क्या क्या मेजर फंक्शंस होते हैं आरबीआई के, और क्या मेजर के अलावा अदर फंक्शंस होते हैं आरबीआई के। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बैंक्स के प्रकार कितने हैं, क्या क्या बैंकों के प्रकार होते हैं। शेड्यूल्ड बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे, शेड्यूल्ड बैंक का मतलब क्या होता है। रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में डिस्कशन किया जाएगा एंड नाबार्ड के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। ये आज की क्लास के टॉपिक्स हैं, तो आप सब सारे के सारे स्टूडेंट्स देख सकते हो। चलिए बिना किसी देरी करे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का लेक्चर। सबसे पहले हम मेजर फंक्शंस पढ़ते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई के मेजर फंक्शंस क्या होते हैं। आरबीआई अपने डिफरेंट फंक्शंस के बारे में जाना जाता है। सबसे पहला और सबसे मेजर फंक्शन जो यहां पर मैंने लिखा है वो है मॉनेटरी अथॉरिटी। मॉनेटरी अथॉरिटी यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश की मॉनेटरी अथॉरिटी कहलाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथों में ये परमिशन है कि वो मॉनेटरी पॉलिसीज को मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से, मार्केट की नीड्स के हिसाब से बदल सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है। तो द वेरी फर्स्ट and the very major function of RBI is the monetary authority। वो फॉर्मुलेट करता है, वो इंप्लीमेंट करता है और वो मॉनिटर करता है मॉनेटरी पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव जो है इसका प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना होता है। क्लियर है, डन है, इतना समझ में आ गया सबको अच्छी तरीके से। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इशू ऑफ पेपर करेंसी। Another major function of Reserve Bank of India is कि Reserve Bank of India responsible है हमारे मार्केट में पेपर करेंसी को इश्यू करने के लिए। सिर्फ आरबीआई के पास ये अथॉरिटी है कि आरबीआई जो है मार्केट के नीड्स के अकॉर्डिंग, जो है मार्केट के नीड्स के अकॉर्डिंग आप करेंसी को प्रिंट कर सकते हैं। मार्केट में आपको कितना करेंसी रेगुलेट करना है, किस तरीके से उसे मार्केट में उतारना है, इन सब की अथॉरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इज वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ आरबीआई। सेकेंड मेजर फंक्शन है कि आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशुएंस ऑफ पेपर करेंसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोल नोट इशुइंग अथॉरिटी है हमारे इंडिया में। अच्छा, सारी पेपर करेंसी की प्रिंटिंग आरबीआई करती है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, क्योंकि 1 रुपी नोट जो हमारी इकोनॉमी में प्रिंट होता है वो फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा प्रिंट किया जाता है। बाकी नोटों में सिग्नेचर आरबीआई के गवर्नर की होती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं 1 रुपए के नोट में, तो 1 रुपए के नोट पे किसकी सिग्नेचर होती है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, मैं आपको दो ऑप्शंस दे रही हूं, एक फाइनेंस मिनिस्टर या फिर उस समय के सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। इन दोनों में से किसकी सिग्नेचर होती है 1 रुपए के नोट पे, ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो 1 रुपए का नोट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बाकी के नोटों की प्रिंटिंग कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई करता है। नेक्स्ट मेजर फंक्शन ऑफ आरबीआई, आरबीआई को हम बैंकर्स बैंक यानी बैंकों
का बैंक भी कहते हैं, और बैंकर्स बैंक के साथ आरबीआई को हम बैंकों या बैंक ऑफ द गवर्नमेंट भी कहते हैं। अच्छा, बैंकर्स बैंक का हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा सरकार की नीड्स को केटर करने का भी काम करता है। भाई, गवर्नमेंट को अगर जरूरत है लोन की, पैसों की जरूरत है, प्राइस स्टेबिलिटी करना है, या फिर उन्हें और किसी मॉनेटरी रिलेटेड कोई भी तरीके की हेल्प चाहिए होती है, तो सरकार का पीछे या सरकार के पीछे जो मॉनेटरी कंट्रोल है वो कौन निभाता है? सरकार के पीछे जो मॉनेटरी कंट्रोल है वो निभाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसीलिए आरबीआई को हम सरकार का बैंक, बैंकर्स टू गवर्नमेंट भी कहते हैं या कहते हैं। नेक्स्ट, आरबीआई जो है और भी फंक्शंस करने का काम करता है, जैसे कि आरबीआई एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, टैक्सेस, मेक करता है पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। भाई, सरकार का बैंक है तो सरकार को जितनी भी तरीके की मॉनेटरी नीड्स की जरूरत है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सरकार को कोई भी तरीके की मॉनेटरी नीड्स की जरूरत है, सरकार के बिहाफ में अगर कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, सरकार के बिहाफ में अगर टैक्सेस कलेक्ट करना है, सरकार के बिहाफ में पेमेंट्स करनी है, सरकार को रिप्रेजेंट करना है एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहलाता है या करता है। दैट्स व्हाई आरबीआई को हम सरकार का बैंक या बैंकर्स टू गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बैंकर्स बैंक, आरबीआई का वन ऑफ द मेजर फंक्शन है, आरबीआई को सरकार के बैंक के साथ बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। बैंकर्स बैंक जैसे कि सरकार के पीछे अथॉरिटी जो है, मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है? आरबीआई। वैसे ही बैंकों के पीछे मॉनेटरी सपोर्ट, मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है? आरबीआई। भाई, अगर बैंकों को लोन की जरूरत है, बैंकों को पैसा देना है, बैंकों को सेल एंड परचेज करनी है, तो बैंक किसके पास जाता है? जाहिर सी बात है, आरबीआई के पास। तो बैंकर्स टू द गवर्नमेंट एज वेल एज बैंकर्स टू बैंक, यानी बैंकों का बैंक भी कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आरबीआई इज ऑल्सो नोन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ आरबीआई, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट टू द बैंक। भाई, जितनी भी आखिरी में बैंकों का कोई भी फाइनेंशियल नीड फंसती है, बैंकों की जायज नाजायज जो भी तमन्नाएं होती हैं, उन सब को केटर करने का काम कौन करता है? आरबीआई। भाई, एक कस्टमर का आरबीआई से लेना देना नहीं है, एक कस्टमर का बैंक से लेना देना, और बैंक के पीछे सपोर्ट कौन है? आरबीआई। कस्टमर ने बैंकों के पास पैसा दिया इस बात पर भरोसा करते हुए कि अगर ये बैंक फ्रॉड निकला या ये बैंक करप्ट हो गया या फिर इसका दिवालिया हो गया, तो इसके पीछे सपोर्ट कौन खड़ा है? आरबीआई। यानी मेरा पैसा मुझे लौटाने का काम कौन करेगा? आरबीआई। और इसीलिए आरबीआई को हम लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट यानी आखिरी उम्मीद मानते हैं। भाई, हम बैंकों के ऊपर भरोसा करते हैं क्योंकि आरबीआई है। अगर आरबीआई जैसी कोई मॉनेटरी अथॉरिटी नहीं होती, रेगुलेटर नहीं होता, तो शायद हम बैंकों के ऊपर भरोसा नहीं करते। दैट्स व्हाई याद रखिएगा, आरबीआई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारी रीजनेबल डिमांड्स बैंकों की पूरी करता है, कोई भी फाइनेंशियल ऑक्यूमेंटेशन। दैट्स व्हाई इसे हम लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहते हैं। अच्छा, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट किसके लिए है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट आरबीआई बैंकों के लिए है या कस्टमर के लिए है? तो इट इज फॉर बैंक्स। व्हाई? बिकॉज आरबीआई डजंट डील विद द कस्टमर। आरबीआई कस्टमर से डील तो करता ही नहीं है। आरबीआई डील किससे करता है? आरबीआई डील करता है
एक बैंक से, ठीक है। तो बैंकों की फाइनेंशियल जितनी भी रीजनेबल नीड्स है उसका सपोर्ट, उसका मेंटेनेंस आरबीआई के हाथों में है। तो आरबीआई मेंटेन या आरबीआई सपोर्ट दिया है बैंक को, और बैंक आगे किससे दे रहा है, बैंक आगे बढ़ावा दे रहा है अपने कस्टमर को, तसल्ली किसे दे रहा है, अपने कस्टमर को। तो एक तरीके से हमारे लिए इनडायरेक्टली वो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है, बट डायरेक्टली इट इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट टू द बैंक, कमर्शियल बैंक्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, मेजर फंक्शन ऑफ आरबीआई में वेज एंड मीन्स एडवांसेस भी शामिल होते हैं। अब वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। वेज एंड मीन्स एडवांसेस एक टेम्परेरी फैसिलिटी है दोनों सेंटर और स्टेट के लिए, ताकि वो आरबीआई से बोरो कर सके, ठीक है। इट हेल्प देम टू टाइड ओवर टेम्परेरी मिसमैचेस इन कैश फ्लो ऑफ देयर रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। वेज एंड मीन्स एडवांसेस होता है एक टेम्परेरी अरेंजमेंट जो आरबीआई के साथ करता है सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। यानी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से टेम्परेरी तौर से बोरोइंग्स ले लेता है या फिर उनको टेम्परेरी तौर में बोरोइंग्स दे देता है अगर किसी भी तरीके का रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर के कैश फ्लो में मिसमैचेस आ रहे हैं। भाई जो भी सेंट्रल बैंक के अगर मिसमैचेस हो रहे हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर में मिसमैचेस हो रहे हैं, तो उसको एक टेम्परेरी तौर में अरेंज करने का काम, परमानेंटली नहीं भाई, भाईचारा, टेम्परेरी तौर में अरेंज करने का काम कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दैट्स व्हाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वेज एंड मींस एडवांसेस की फैसिलिटी देता है। किससे देता है, नॉट टू द कस्टमर, नॉट टू द बैंक, इट इज टू द सेंटर और द स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट टू बैंक। वेज एंड मींस एडवांस अरेंजमेंट किसके साथ करता है आरबीआई, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट। यहां बैंकों के साथ अरेंजमेंट नहीं होता, क्योंकि बैंकों के साथ मॉनेटरी अथॉरिटीज में अरेंजमेंट हो रहा है, रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, यहां मैंने आपको बताया था, ठीक है। लेकिन अगर स्टेट से ऐसे टेम्परेरी तौर का अरेंजमेंट करना है, तो स्टेट से ऐसे टेम्परेरी तौर का अरेंजमेंट करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है, थ्रू दिस वेज एंड मींस एडवांसेस। क्लियर है, डन है, ओके। नेक्स्ट, आरबीआई के और कुछ फंक्शंस क्या हैं। अभी तक तो मेजर फंक्शन पढ़ा, जैसे कि बैंकर्स बैंक, बैंकर टू द गवर्नमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉनेटरी अथॉरिटी, इशुएंस ऑफ करेंसी, ठीक है। ये मेन फंक्शंस थे। मेन फंक्शंस के अलावा इसके पास जो फंक्शंस है वो है जैसे कि एक्सपोर्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करना। हमारे देश को अगर एक्सपोर्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करना है या एक्सपोर्ट में हेल्प करना है तो वो आरबीआई करता है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन करता है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन यानी ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेता है डिपॉजिट, फिर बाद में उसे क्लियर करता है। क्लियरिंग हाउस डिपॉजिट में किसी भी तरीके का अगर कोई भी आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो उससे क्लियर करने का काम करता है। चेंज ऑफ द करेंसी, भाई आप मुद्रा को बदल सकते हो, डॉलर को रुपी, रुपी को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो थ्रू द आरबीआई। ट्रांसफर ऑफ करेंसी, यहां पर वो सरकार की जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे पैसा ट्रांसफर करने का काम करता है। तो दीज आर सम अदर फंक्शंस जो कि आरबीआई के होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं। अदर फंक्शंस में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट भी शामिल है। अब ये क्या है, ये भी एक एसेंशियल फीचर है आरबीआई का, नॉट द मेजर बट एसेंशियल फीचर। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेट करता है रेट ऑफ रुपीज इन एक्सचेंज, रेट ऑफ रुपीज इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। भाई हमारे इंडिया में मैनेज एक्सचेंज रेट जो है वो इस्तेमाल होता है, यानी एक करेंसी दूसरी करेंसी में किस रेट से कन्वर्ट हो रही है। अगर ये डिमांड एंड सप्लाई
प्लस हमारे आरबीआई और सरकार के इंटरफेरेंस के द्वारा हो रहा है, यानी फ्रीली डिमांड एंड सप्लाई पर भी डिपेंड नहीं है, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार अपना इंटरफेरेंस करके उसे मैनेज करने का काम कर रही है। दैट इज नोन एज मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी हमारी करेंसी दूसरी करेंसी से किस रेट में एक्सचेंज हो रही है, इसका काम भी कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, यानी आरबीआई करता है। इट ट्राइज टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट, यानी जो भी एक्सचेंज रेट्स हैं उसमें स्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम करता है। क्लियर है, डन है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में, आरबीआई डिमांड एंड सप्लाई करेंसी की क्लोज लेकर आता है। अगर देखो फ्रीली डिमांड एंड सप्लाई करेंसी की देखी जाए तो इससे ना एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करने का काम करते हैं। यस, इससे क्या होता है, एक्सचेंज रेट बहुत ही ज्यादा फ्री फ्लोट हो जाते हैं और इसीलिए मेजर कंट्रीज जो है कभी भी करेंसी को फुल्ली डिमांड एक्सचेंज रेट को फुल्ली डिमांड एंड सप्लाई पर नहीं छोड़ती, इंटरफेरेंस रखती है और इसीलिए आरबीआई इंटरफेरेंस करता है ताकि इनको मैनेज कर सके, एक्सटर्नली अपना कंट्रोल दे सके। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको फंक्शंस ऑफ आरबीआई बता दिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ बैंक, बैंकों का क्लासिफिकेशन। तो ध्यान से देखिए, बैंक्स को यहां पर मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक होता है हमारे लिए शेड्यूल्ड बैंक यानी अनुसूचित, और एक होता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक यानी गैर अनुसूचित बैंक। शेड्यूल्ड बैंक अगेन तीन पार्ट्स में डिवाइड है, पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन। इसके अलावा इसमें आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक्स भी आते हैं। जरा मैं यहीं पर आपको एक छोटा सा आपको मैं डेफिनेशंस बता देती हूं कि क्या होता है। तो आरबीआई के अंदर दो तरीके के बैंक होते हैं, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड अनुसूचित बैंक यानी कोई भी ऐसा बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934, सब पता है आरबीआई एक्ट कब पास हुआ था, 1934। तो कोई भी ऐसा बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल यानी दूसरी सूची के अंदर रजिस्टर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक यानी कोई भी ऐसा बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल यानी दूसरी सूची के अंदर रजिस्टर्ड होता है। और नॉन शेड्यूल बैंक यानी कोई भी ऐसा बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के उस सेकेंड शेड्यूल के अंदर शामिल नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, अब नॉन शेड्यूल्ड आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल के अंदर शामिल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है गैर कानूनी बैंक है, नहीं, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, but these are not under RBI Act 1934। ठीक है, मैं एक बहुत ही फेमस और कॉमन एग्जांपल आपको बताती हूं। पहले ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, पहले जो जीएनके बैंक है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में आता था पहले, लेकिन बाद में इसे शेड्यूल्ड बैंक कर दिया गया, यानी पहले जेएनके बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में शामिल नहीं था, बाद में इसे शेड्यूल बनाया गया, यानी अब इसे आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल के अंदर शामिल किया गया है। क्या डिफरेंस होता है मैम दोनों के बीच में, तो सिंपल है, ये मॉनेटरी पॉलिसीज को मानना इनके लिए मान्य है, ये सारा जो फंक्शन करते हैं वो आरबीआई के अकॉर्डिंग करते हैं, और ये इनके ऊपर ये चीज लागू नहीं होती है। बाय, बिकॉज ये आरबीआई के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंगली इनका काम करना बाध्य नहीं है। ठीक है, नाउ अगर अभी की हम बात करते हैं तो अभी मेरे हिसाब से तो कोई भी बैंक नॉन शेड्यूल्ड बैंक नहीं बचा है, सारे बैंकों को शेड्यूल्ड बना दिया गया है। तो अभी फिलहाल कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो नॉन शेड्यूल्ड बैंकिंग कैटेगरी में आता है। ठीक है, ओके, शेड्यूल्ड बैंक तीन पार्ट्स में डिवाइड है या फोर पार्ट्स में डिवाइड है, पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन एंड आरआरबीज। तो अब यहां पर पब्लिक और प्राइवेट बैंक के बीच में डिफरेंस क्या होता है।
मैंने आप सबको नेशनलाइजेशन में ये डिफरेंस बताया था, लेकिन फिर से मैं आपको बता दे रही हूं। पब्लिक बैंक यानी कोई भी ऐसा बैंक जो या जिसमें सरकार का शेयर यानी गवर्नमेंट का शेयर 51% या उससे ज्यादा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पब्लिक बैंक यानी सरकारी बैंक कहेंगे। यानी कोई भी ऐसा बैंक जिसमें गवर्नमेंट का शेयर, सरकार का शेयर जो है वो 51% या उससे ज्यादा होता है। अच्छा, नेक्स्ट, प्राइवेट यानी कोई भी ऐसा बैंक जिसमें सरकार का शेयर 51% से कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइवेट बैंक। तो अब यहां से अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि अगर किसी भी बैंक में गवर्नमेंट का शेयर यानी सरकार का शेयर जो है वो 50% है, मैंने क्वेश्चन पूछा किसी भी बैंक में अगर सरकार का शेयर 50% है, तो बताओ वो पब्लिक है या प्राइवेट बैंक है? तो भाई सरकार का शेयर 50% है। अब अक्सर लोग यहां पर कह देते हैं मैम सरकारी बैंक है। नो, टेक्निकली इन डेप्थ अगर सरकार का शेयर 50% भी है तो भी उसे हम प्राइवेट बैंक कहेंगे। व्हाई? बिकॉज फॉर अ पब्लिक बैंक, फॉर क्वालिफाइंग अ पब्लिक बैंक, अगर सरकारी बैंक बनना है तो सरकार का शेयर कितना चाहिए? 51% या उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, डन है। अच्छा, फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं मैम? फॉरेन बैंक्स यानी बेटा कोई भी ऐसे बैंक जिनका मेन हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय भारत की बाउंड्री के बाहर है। यानी ऐसा बैंक जिसका हेडक्वार्टर इंडिया की बाउंड्री के बाहर है, बट उनकी ब्रांचेस यानी शाखाएं हमारे इंडिया के अंदर है, उन्हें हम क्या कहेंगे? फॉरेन बैंक्स कहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? विदेशी बैंक कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल HSBC, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। HSBC, इसका हेडक्वार्टर इंडिया के बाहर है, लेकिन इसकी ब्रांचेस यानी शाखाएं इंडिया के अंदर है, और इसीलिए ये हमारे लिए फॉरेन बैंक है। जैसे कि बैंक ऑफ बहरेन, जैसे कि रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है, जैसे कि अमेरिकन बैंक, ये सारे ऐसे बैंक हैं जिनका हेडक्वार्टर तो इंडिया के बाहर है लेकिन इनकी शाखाएं इंडिया के अंदर है। अब यहीं से मैं एक जनरल नॉलेज का आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूं कि एक बात बताओ, ये जो HSBC फॉरेन बैंक है इंडिया में, ये इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कोई मुझे बता सकता है कमेंट सेक्शन में? कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर, क्योंकि मैं इसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दूंगी। आप में से काफी बच्चों के दिमाग में हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर चल रहा होगा, और मुझे ऑब्वियस आंसर पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं उसका आंसर ऑब्वियस नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना। जिसने करेक्ट आंसर दिया, वैसे तो तुम लोग क्या ही बताओ, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। RRB, रीजनल रूरल बैंक्स क्या है, इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। हम बात करते हैं पब्लिक बैंक के बारे में। अच्छा, पब्लिक बैंक में भी कैटेगरीज डिफाइंड है। पब्लिक बैंक में नेशनलाइज्ड बैंक आते हैं। नेशनलाइज्ड बैंक यानी ऐसे बैंक जो पहले प्राइवेट थे, बाद में सरकारी हुए। ठीक है, अब नेशनलाइज्ड में भी कैटेगरी है। वो नेशनलाइज्ड जो इंदिरा गांधी ने करे, या फिर आ गया SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसके एसोसिएट्स जो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मर्ज कर दिए गए हैं। इसके अलावा पब्लिक बैंक्स यानी वो बैंक्स जो पैदाइशी पब्लिक थे, एक तो पैदाइशी प्राइवेट थे जो सरकारी में बदले, वो भी इसके अंदर आते हैं, दैट इज अ कैटेगरी ऑफ नेशनलाइज। और फिर एक प्योर पब्लिक, आप कह सकते हो, जो पैदाइशी क्या हुए थे? पब्लिक बैंक की कैटेगरी में थे। क्लियर है? डन है? इतना समझ में आ गया अच्छी तरीके से सारे स्टूडेंट को? कूल। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहां पर अब मैंने डेफिनेशन सबकी लिख रखी है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। एक बार मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको रीड आउट करूं। शेड्यूल्ड बैंक, द मेन डेफिनेशन इज कि वो सारे बैंक जो सेकेंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड है RBI एक्ट 1934 के। RBI एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल के अंदर जो भी बैंक शामिल है
उन्हें हम शेड्यूल बैंक कहते हैं। इनकी मिनिमम के पेड अप कैपिटल ऑफ रिजर्व अमाउंट 5 लाख होता है। मिनिमम पेड अप कैपिटल और रिजर्व अमाउंट इसका 5 लाख होता है। ये बैंक को सारी एक्टिविटी की डिटेल हर हफ्ते आरबीआई के साथ शेयर करनी होती है एंड यही डिफरेंस है विद द नॉन शेड्यूल बैंक, क्योंकि उन्हें ये सब गाइडलाइंस मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट रीजनल रूरल बैंक्स हम बात करते हैं। तो सबसे पहला रीजनल रूरल बैंक, द वेरी फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक हमारे इंडिया में जो बना वो बना 2 अक्टूबर 1975 में। पहले ध्यान से मेरी बात सुनना, फिर उसके बाद हम ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रीजनल रूरल बैंक हमारे इंडिया में बना था 2 अक्टूबर 1975, जिसका नाम था प्रथम ग्रामीण बैंक। प्रथम ग्रामीण बैंक से पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत हुई। ठीक है, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का रिकमेंडेशन किसके द्वारा दिया गया? नरसिम्हा कमेटी के द्वारा दिया गया। इट इज वन ऑफ द मेजर पॉइंट जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने आरआरबी को बनाने का रिकमेंडेशन दिया, तो याद रखना नरसिम्हा कमेटी में। अच्छा, अगर एक आरआरबी बनता है तो उसमें हमेशा 3 सेक्टर्स का योगदान होता है, याद रखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें 50% का शेयर कंट्रीब्यूट करता है, स्टेट गवर्नमेंट 15% का, और जो बचा हुआ 35% है वो हमेशा स्पॉन्सर बैंक कंट्रीब्यूट करने का काम करता है। देखो, इसको किसके रिकमेंडेशन में बनाया गया? नरसिम्हा कमेटी। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975, जिसका नाम था प्रथम ग्रामीण बैंक। अगर हम बात करते हैं तो इसमें कंट्रीब्यूशन केंद्रीय सरकार का 50% होता है, स्टेट गवर्नमेंट का 15% होता है एंड स्पॉन्सर बैंक का 35%। तो आप सब जानते हैं कि ये सरकारी है या प्राइवेट बैंक है? तो ऑब्वियसली ये सरकारी बैंक है। क्यों है सरकारी बैंक? तुम देखोगे सेंट्रल और स्टेट मिलाकर कितना हो गया? 65%, यानी 51% से ज्यादा सरकार का शेयर है, आइदर सेंटर और स्टेट या दोनों मिक्स। तो ये हमारे लिए कौन सा बैंक है? ये हमारे लिए सरकारी बैंक है। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को याद रखिएगा, सारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो नाबार्ड के अंदर आते हैं। इससे जो है नाबार्ड के द्वारा ऑथराइज किया जाता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट हमारे लिए टॉपिक, दैट इज नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में करी गई विद द रिकमेंडेशन ऑफ शिवरमन कमेटी। यानी आरआरबी का रिकमेंडेशन शिवरमन कमेटी ने नहीं दिया था, आरआरबी का रिकमेंडेशन नरसिम्हा कमेटी ने दिया था एंड नाबार्ड का रिकमेंडेशन शिवरमन कमेटी ने दिया था। ये पॉइंट्स याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, जब नाबार्ड बना था तो उस समय हमारे इंडिया में 6th 5 ईयर प्लान यानी 6ठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। क्लियर है? डन है? ओके, तो गाइज ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करती हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी से रिलेटेड आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाने वाली हूं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, और टू बी मोर इंक्लूडेड ऑफ दिस सेशन या फील इंक्लूडेड ऑफ दिस सेशन, मैंने इनके ऑप्शंस 4 ही रख रहे हैं। मैं जो भी प्रैक्टिस सेशंस कराऊंगी उनके ऑप्शन में 4 ही रखूंगी, मैं 5 ऑप्शंस नहीं रखूंगी। 4 रखने का एक ही मकसद है, बैंकिंग अवेयरनेस वाले बच्चे वो अवेयर हो जाए कि वहां पर 5 ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी के एग्जाम में 4 आते हैं, तो मैं सारे एग्जाम को लेकर ये क्वेश्चंस करवाऊंगी। वेदर फॉर यूपीएससी हो गया, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड करूंगी। ठीक है, मैं एसएससी और मैं बाकी वनडे एग्जाम सबको और बैंकिंग तो कवर करूंगी। अब बैंक में सिर्फ एक हो जाएगा कि आपको एक 5वां ऑप्शन एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा, तो इसीलिए मैं वो अलग से नहीं रखती हूँ। ठीक है, ओके है? चलो, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप सारे स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एवरीवन। मेरा नाम आफरीन असरत है, जैसा कि आप सब जानते हैं। बाय, टेक केयर, बाय गाइस।